आज बात होगी नेपाल के बारे में। कैसे प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ यह देश 5 करोड़ साल पहले सागर से पहाड़ी श्रृंखला में बदल गया, जो आज हिमालय पर्वत है। बात होगी यहाँ के समृद्धशाली इतिहास के बारे में और कैसे आज वर्तमान में सड़कों पर आंदोलन हो रहा और लोगों का खून बह रहा। नमस्ते, मैं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं HCA मीडिया। आज जहां यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, आज से 5 करोड़ साल पहले यहां पर तेथी सागर था। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच से एक प्लेट खिसककर, जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, यूरेशिया प्लेट से टकरा गया और यह निरंतर आज भी चल रहा है। इसे प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो प्लेट खिसकती है और एक दूसरे से टकरा जाती, ठीक यही प्रक्रिया यहां पर भी होती है, जिसके कारण यहां इस क्षेत्र में निरंतर भूकंप आते रहता और यह हिमालयी क्षेत्र दिन पर दिन बढ़ रहा है। 25 अप्रैल सन 2015 में विनाशकारी भूकंप ने यहां हजारों लोगों की देह लीला समाप्त कर दी। अब तो यहां आए दिन राजनीति में भी भूकंप देखने को मिल रहा। इस समय नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। क्षेत्रफल के हिसाब से 1,47,500 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। यहां पर एक समृद्धशाली राज्य कपिलवस्तु हुआ करता था। यहीं पर भगवान बुद्ध का 2600 साल पहले जन्म हुआ था। यहां की जनसंख्या 85% से ऊपर हिंदू धर्म को मानती है। यहां राजा ईश्वर का अवतार माना जाता था। हिंदुओं के भगवान शंकर पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर यहां काठमांडू में स्थित है। यहां पर इंडो तिब्बतियन, इंडो आर्यन तथा मंगोलाइट प्रजाति के लोग रहते हैं। समय आता है पृथ्वी नारायण शाह का। सन 1743 में उन्होंने गद्दी संभाली और छोटे छोटे राजाओं को हराकर एक राज्य की स्थापना की। उन्होंने सन 1767 में अंग्रेजों को भी हराया। 25 सितंबर 1768 में काठमांडू में अपने आप को राजा घोषित कर लिया और नेपाल देश की स्थापना की। सन 1788 से लेकर 1791 के बीच में तिब्बत के साथ युद्ध हुआ। इसमें भी नेपाल की जीत हुई। पृथ्वी नारायण शाह के बाद 18वीं शताब्दी में यह राजवंश कमजोर होता गया। सन 1814 से 1816 के बीच एग्लो नेपाल युद्ध हुआ। इसमें नेपाल की हार हुई। नेपाल और अंग्रेजों के बीच सुगौली की संधि हुई। नेपाल के पश्चिम के साथ साथ कुछ और हिस्सों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कुछ समय के बाद नेपाल में राणाओं का राज्य आ गया और इसमें सबसे शक्तिशाली जंग बहादुर राणा थे, जिन्होंने 1846 में सत्ता हथिया ली और खुद को अस्थायी प्रधानमंत्री बना लिया। उन्हें राणा की वंशानुगत उपाधि दी गई। राणाओं के अधीन नेपाल में अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध रहे। अब महाराजाधिराज शाह राजवंश नाम मात्र का शासन रह गया था। नेपाल में शाह राजवंश के राजाओं को श्रीपाद जी और महाराजाधिराज की उपाधि दी जाती थी। यहाँ राणा लोगों को श्री 3 और महाराजा की उपाधि दी जाती थी। राणा राजवंश नेपाल में आधुनिकता के पक्षधर था। जब अंग्रेज तथा भारत के बीच संघर्ष रहा तो राणा लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध में भी राणा अंग्रेजों के साथ रहे। सन 1951 में यहां क्रांति की शुरुआत हो गई, जिसके कारण शाह राजवंश महाराजाधिराज त्रिभुवन शाह भारत आ गए। भारत में दिल्ली समझौते के बाद नेपाल में उनकी वापसी हुई और नेपाल में नए संविधान की रचना हुई। पहली बार सन 1959 में आम चुनाव हुए। इसमें बीपी कोइराला प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें भी बर्खास्त कर दिया। त्रिभुवन शाह के बाद उनके बेटे महेंद्र शाह थोड़े दिनों के लिए गद्दी संभाले। महेंद्र शाह के बाद उनके बेटे वीरेंद्र शाह
सन 1972 में 27 वर्ष की उम्र में राजगद्दी संभाली। महाराजा वीरेंद्र ने सन 1980 में जन्म संग्रह कराया, कुछ सुधारों को लागू भी किया। प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रीय पंचायत द्वारा होने लगा, लेकिन जनता में आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। सन 1992 के बाद तो माओवादी समर्थक नेता पुष्प कमल दहल, बाबूराव भट्टाराई ने आंदोलन को और तेज कर दिया, जिससे यहाँ का हालात दिन पर दिन खराब होता गया। अब नेपाल गृह युद्ध में फंसता चला जा रहा था। इस राज परिवार की एक परंपरा थी, जिसमें राज परिवार अपने सभी सदस्यों को एक निश्चित समय पर राजभवन में आमंत्रित करते और साथ बैठकें करते। ऐसा ही एक बैठक महाराजाधिराज वीरेंद्र शाह ने अपने राजभवन में बुलाया। इसमें महारानी ऐश्वर्या, उनके छोटे पुत्र, महाराज के छोटे भाई, साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। दिन था 1 जून सन 2001। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे ही थे कि गोलियों की चलने की आवाज हुई और सभी राज परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि इस हत्या को महाराजा के बड़े पुत्र राजकुमार दीपेंद्र शाह ने अंजाम दिया और सबको गोली मारने के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इसी हालात में उन्हें नेपाल का महाराजाधिराज घोषित किया गया। महाराजा दीपेंद्र की मौत 4 जून सन 2001 में ही हो गई। वे अस्पताल में ही थे जब महाराजा वीरेंद्र के छोटे भाई अब जीवित बचे थे, तो राजगद्दी उन्होंने संभाला। लेकिन जनता में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा था। महाराजाधिराज ज्ञानेंद्र शाह ने सन 2005 में सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मजबूरी के चलते वे संसद को पुनः बहाल कर दिए। अब नेपाल में जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों लोग घायल हो गए। 10 अप्रैल 2008 के चुनाव में बहुमत हासिल हुआ और 240 वर्ष पुरानी राजशाही परंपरा समाप्त हो गई। 11 जून 2008 को महाराजा ज्ञानेंद्र को महल छोड़ना पड़ा। राजतंत्र के खात्मे के बाद 15 अगस्त 2008 में पुष्प कमल दहल इस गणराज्य के प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर अब तक कई प्रधानमंत्री बने, कभी ओली, कभी देवबा, कभी भट्टाराई। इस तरह से अब यह नेपाल में लोकतंत्र के जगह भीड़ तंत्र हो गया। अब इन नेताओं के पार्टियों में आपसी असहयोग, स्वार्थ की भावना, विकास के प्रति उदासीनता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था के भेंट चढ़ना शुरू हो गया। और इसी क्रम में जनता ने फिर से सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हो गई, और वह भी राजतंत्र के समर्थन में, ताकि पूर्व राजाधिराज ज्ञानेंद्र शाह को पुनः राजा बनाया जाए। इस देश के पहाड़ियों पर जमी हुई बर्फ, प्राकृतिक सुंदरता से शांत वातावरण में सड़कों पर जिस आंदोलन की आग धधक रही है, आप लोग देखें आगे आगे होता है क्या। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।